गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज से हम चालू करने वाले हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स का बैच फॉर मई 26, सितंबर 26 और जैन 27 वाले बच्चों के लिए। तो सर ये बैच किस किस के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये बैच एप्लीकेबल रहेगा आपका सीए इंटर में भी वो बच्चे जो कब एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम देने वाले हैं मई 2026 में, सितंबर 2026 में और जैन 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बैच एप्लीकेबल रहने वाला है। इस बैच में अपन क्या क्या कवर करेंगे, तो आज अपन क्या करेंगे ना, आज आप अपन ओनली बेसिक बेसिक बातें करेंगे कि सर हमारा सिलेबस कितना है, हम इस बैच में क्या क्या कवर करने वाले हैं और ये बैच किस हिसाब से चलेगा, हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे बैच से पहले, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और बैच में अपन कितना कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो मेरा नाम सीए राजेश शर्मा है, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं और मैं आपको सीए इंटर का डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाला हूं। जो आपका सीए इंटर में जो पेपर नंबर 3 है उसमें आपके दो पार्ट हैं, एक तो आपका है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अपन पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स और आप इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी आप रेस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़ेंगे तो वहां पे आप जीएसटी पढ़ने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं अपने इनकम टैक्स का। तो सबसे पहली बात कि सर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। एग्जाम में पेपर कैसा आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स का। देखो डायरेक्ट टैक्स का एक सिंगल पेपर नहीं आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिक्स मिला के एक पेपर आता है जिसको अपन बोलते हैं पेपर नंबर 3। इसको अपन बोलते हैं पेपर नंबर 3, जो आपका पेपर है टैक्सेशन का। देखो अभी मैं ये मान रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता है टैक्स क्या होता है, टैक्सेशन पेपर कितने नंबर का आता है वो तो आपको पता होगा, 100 मार्क्स का आता है क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो। पेपर नंबर 3 आपका रहता है और टैक्सेशन पेपर में आपका क्या होगा ना, दो पार्ट होंगे। दो पार्ट में आपका पेपर आएगा, एक आएगा पार्ट ए, एक आएगा आपका पार्ट नंबर बी। जो पार्ट ए आएगा उसमें आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपका आएगा इनकम टैक्स का पेपर और पार्ट बी में आपका पेपर आएगा वो आएगा जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पेपर आपका आने वाला है। अब मेरी बात समझना सर कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो आपका इनकम टैक्स एग्जाम में आपका आएगा 50 मार्क्स का और आपका जीएसटी आपके एग्जाम में आएगा 50 मार्क्स का। इनकम टैक्स 50 मार्क्स का आएगा और जीएसटी आपका 50 मार्क्स का आने वाला है। ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। सर क्या हमने एक बात सुनी है, कौन सी बात, क्या सर सी इंटर में एमसीक्यूज भी आते हैं। बिल्कुल आपके सी इंटर में एमसीक्यूज भी आते हैं। तो क्या होगा ना, जो 50 मार्क्स का पोर्शन है आपका इनकम टैक्स का, उसमें से आपके 15 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज आएंगे और 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आने वाला है। और सेम टू सेम पैटर्न आपका रहने वाला है फॉर जीएसटी। ये सेम पैटर्न आपका रहने वाला है फॉर जीएसटी ऑल्सो। यहाँ पे भी आपका ये सेम पैटर्न रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, पेपर में कितने नंबर का पेपर आएगा। 100 मार्क्स का पेपर आएगा, पेपर नंबर 3 रहेगा, उसमें आपके दो पोर्शन रहेंगे, एक रहेगा इनकम टैक्स, सेकंड रहेगा आपका जीएसटी। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक सर हमको कोई डाउट आता ही नहीं है कभी, हमको यहाँ तक तो कभी डाउट आता ही नहीं है। ओके, तो अब सर अपन बैच स्टार्ट करेंगे, अपन पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सर सिलेबस में अपन क्या क्या कवर करेंगे, देखो आपको जब मैं बताता हूँ ना कि यही आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जितना मैं बोलूँ आपको उतना करना है। जैसे कि अपन क्या करेंगे ना, पूरा आपका मॉड्यूल कवर करेंगे, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे कवर करेंगे, पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चन कवर करेंगे, आपके आरटीपी कवर करेंगे, आपका एमटीपी कवर करेंगे, अपन यहाँ सब कुछ कवर कर लेंगे। जितना मैं आपको क्लास में कराऊंगा अगर आप उतना करके चले जाते हो एग्जाम में तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं डीटी में। 100 मैंने कहा बोला, सिर्फ 100% बोला मैंने ना, 50 मार्क्स का तो पेपर ही आता है, 100% बोला मैंने, 100% आपको मार्क्स यहाँ पे आ सकता है। अब ध्यान रखना, बैच स्टार्ट होने से पहले आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सर क्या क्या होना चाहिए हमारा बैच स्टार्ट होने से पहले। बैच स्टार्ट होने से पहले आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट होना चाहिए एक 400 पन्नों का एक रजिस्टर। हैविंग 400 पेजेस।
सर 400 पन्नों का आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास 3 कलर के पेन होने चाहिए। सर 3 कलर कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो आपके पास होगा रेड, एक आपका उसका ब्लैक, और थर्ड आपका होगा ब्लू। अब सर हम मोस्टली कौन सा वाला पेन यूज करेंगे? मोस्टली कौन सा वाला पेन यूज करोगे? तो आपको मोस्टली जो पेन यूज करना है वो आपको करना है ब्लैक पेन, क्योंकि आपको एग्जाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है। आपका एग्जाम आपको टोटली ब्लैक पेन से लिखना होता है। आपको वहां पे रेड और ब्लू चलाने का कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलता है वहां पे, है ना। तो आपको वहां से पूरा पेपर आपको ब्लैक पेन में लिखना होता है। अब मेरी बात समझना, दो चीजें हैं, मैं आपको आज पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे डब्बा बना के लिख लेनी है ना, दो चीजें आपको डब्बा बना के लिख लेनी है। फर्स्ट, आप अपने पास कभी भी स्केल नहीं रखोगे। अपने पास आप कभी भी स्केल नहीं रखोगे, क्योंकि स्केल से लाइन खींचने में टाइम वेस्ट होता है। और एग्जाम में अगर आप वहां लाइनें बना के आओगे ना, डायग्राम वगैरह बना के आओगे, या फिर आप फॉर्मेट को अच्छे से स्केल से बना के आओगे, उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलता। देखो, अगर आप एग्जाम में आप लाइन ऐसे बना के आओगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि मार्क्स आपको कंटेंट के मिलेंगे। अगर आप स्केल से लाइन बना के आओगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने हैं जितने आपको मिलने चाहिए, क्योंकि वहां पे स्केलिंग वगैरह के इनके कोई भी मार्क्स नहीं है, ओनली आपके कंटेंट के मार्क्स है। ठीक है, मैं आपको आज पहले क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आप फर्स्ट डे से ही स्केल ना रखने की आदत डालोगे। ठीक है। सेकंड, एग्जाम में राइटिंग का कोई भी मार्क्स नहीं होता। राइटिंग का कोई मार्क्स नहीं होता। ये स्कूल नहीं है जहां पे आप अच्छी राइटिंग लिखोगे तो आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे राइटिंग का कोई भी मार्क नहीं मिलता। ठीक है, आपको उतना अच्छे से लिखना है जितना सामने वाला समझ सके, बस। सामने वाले को समझ में आए वैसा आपको लिखना है, उससे गंदा आपको नहीं लिखना है। बट यहाँ पे राइटिंग के कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान पे रख के चलनी है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। आई होप अपन यहाँ तक आप समझ चुके हो। अगर अपन अब सब्जेक्ट की बात करें, अपन सब्जेक्ट की बात करें, जो अपना सब्जेक्ट रहेगा इनकम टैक्स। तो सबसे पहले अपन अगर पूछूं मैं कि सर इनकम टैक्स होता क्या है, किस किस को पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है? फटाफट से एक बार अपने दिमाग में अपना एक आंसर सोचिए कि इनकम टैक्स क्या होता है। फटाफट से उस पर अपन डिस्कशन करते हैं फिर। सर, जो हम कमाते हैं, जो हमारे पापा जी कमाते हैं, उन पे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। जो हमारी इनकम पे लगता है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। सही बात है, आपकी ये बात 100% सही है। सर, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? वाई वाई इनकम टैक्स लेविड? गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती क्यों है? तो इसका आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर, इंडिया कितना बड़ा देश है, उस देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या पैसा चाहिए? रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हॉस्पिटल रन करने के लिए, सबके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आर्मी को सैलरी देने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? टैक्सेस लेती है टू रन द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को, मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो पैसा कलेक्ट करेगी, वो कहाँ से करेगी? टैक्सेस से कलेक्ट करेगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे टैक्स लेती है। दो फॉर्म में टैक्स लिया जाता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, सेकंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी। क्या सर इनकम टैक्स और जीएसटी ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? आंसर नो। आपके इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम भी आता है, इनकम टैक्स में पहले आपका वेल्थ टैक्स भी आता था। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बट अपने कोर्स में ओनली इनकम टैक्स और जीएसटी ही है। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट को लगाने पड़ते हैं अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को अपन से टैक्स लेना पड़ता है। चलिए सर, ये समझ चुके हैं। अब मेरी बात समझना, सर हमने क्या किया है? हमने क्या किया, जब हम नहीं आप में से काफी लोग 18+ नहीं है, तो आपके माता पिता ने क्या किया ना, वोट दिया होगा। आपके माता पिता ने वोट दिया होगा, तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आती है। ठीक है, ये बहुत सारी पब्लिक आके क्या करती है, यहाँ एक बूथ बनाया है जिसमें आके ये वोट देते हैं। ठीक है, वोट देने के बाद क्या करता है ना, एक बंदा जीत जाता है, वो अपना प्राइम मिनिस्टर या फिर अपना कोई मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, ये अपना एक नेता बन चुका है, ये एक तरीके से अपना नेता बन चुका है। तो सर हमने तो क्या किया, वोट देके गवर्नमेंट बनाई है, हमने तो वोट देके गवर्नमेंट बनाई है, पर हमने इनको ये थोड़ी बोला कि हमसे आप टैक्स कलेक्ट करो। इनको टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से मिला?
हमने तो बोला नहीं और हम बोलेंगे भी नहीं कभी, हमने ना बोला है ना हम बोलेंगे। तो इनको टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आया, पावर कहां से मिला इनको टैक्स कलेक्ट करने का? इनको टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आया? सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन यही आता है। तो देखो एक बात बताओ, इंडिया में सबसे बड़ा क्या है? सर मैं सबसे बड़ा तो मैं हूं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आपसे थोड़ा सा छोटा नहीं, आपसे भी थोड़ा सा बड़ा कौन है? आपसे बड़ा है वो है संविधान। संविधान इंडिया में सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे बड़ा है। तो सर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई राइट लिख दिया गया है, आपका कोई पावर लिख दी गई है, तो वो पावर आपको मिल जाती है। तो क्या सर संविधान ने पावर दिया है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का? यस, संविधान ने पावर दिया है गवर्नमेंट को कि आप इनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो सर संविधान में सीधा तो लिखा नहीं होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, क्योंकि अपना कोई अपन देखते हैं ना, कोई एक्ट पढ़ते हैं अपन, जैसे अपन ने 11th-12th में पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा होगा, तो वहां पे उसमें सेक्शंस होते हैं। तो संविधान में क्या होता है ना, आर्टिकल्स होते हैं। संविधान में आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है। तो इसमें एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 265। इसमें एक आर्टिकल है आपके संविधान में जिसका नंबर है आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 क्या बोलता है? आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई भी गवर्नमेंट किसी बंदे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए कोई लॉ ना बनाओ, तब तक कि उसके लिए कोई लॉ ना बनाओ, कोई कानून ना बनाओ, तब तक कि आप इससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक कि उस पर लॉ ना बनाओ, जब तक उस पर कानून ना बनाओ, तब तक आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप उससे टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर 265 ने तो ये लिख दिया। अब जनता ने बोला यहां कहां दे रखा है पावर कि भाई आप हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो? तो यहां तो ये लिखा है कि जब तक कि उस पर कानून ना बनाओ आप उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा हम कानून बना देंगे। कि सर कानून बनाने का पावर तो आपको संविधान में दिया ही नहीं है। यहां गवर्नमेंट फंस गई। तब संविधान के आर्टिकल नंबर एक आता है 246। संविधान में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 246। ध्यान रखना अपन सारे प्रोविजन लिखेंगे आज से, है ना? तो आपको उस 400 पन्नों वाली कॉपी में सब कुछ लिखना है, सारे क्वेश्चंस अपने सोल्व करेंगे। तो क्या अगर मान लो मैं आपको दूंगा समरी बुक, बट आपको समरी बुक रेफर ना करके अपने नोट से पढ़ना है, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ आपको बेटर समझ में आता है रेदर देन आपको कोई दूसरी बुक मिल रही है, आपको कहीं और से आप रेफर कर रहे हो, उससे अच्छा आपको अपने हाथ से लिखा हुआ समझ में आता है। चलिए, तो एक आर्टिकल नंबर 246 दे रखा है। आर्टिकल नंबर 246 दे रखा है, उसमें क्या लिखा है सर? देखो संविधान में बहुत सारे क्या शेड्यूल्स हैं, लगभग 13-14 शेड्यूल्स हैं संविधान में। उसमें से 7th शेड्यूल है वो आपके आर्टिकल नंबर 246 में आता है। आर्टिकल नंबर 246 में क्या है? एक 7th शेड्यूल है, ठीक है? एक 7th शेड्यूल है। वो क्या बोलता है? वो कुछ नहीं बोलता है सर। उस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है, अलग अलग 3 लिस्ट दे रखी है। चलिए, पहली लिस्ट है उसका नाम है आपका यूनियन लिस्ट। सेकंड जो लिस्ट है उसका नाम है आपका स्टेट लिस्ट। और थर्ड जो लिस्ट है उसका नाम आपका रहेगा कॉन्करेंट लिस्ट। देखो अभी जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ उनको सुनना है, बातों को समझना है, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। जहां आपको याद करने का जरूरत आएगा, जहां आपको ज्यादा ही कहते हैं ना कि इसको पॉइंट आउट करके इसको याद करो आप, वो मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगा, आपको मैं मार्क करवा दूंगा। तब तक आपको क्या करना है? सिर्फ मेरी बातों को सुनना है कहानी के रूप में, कि भाई टैक्स क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, टैक्स क्यों लगाती है, पावर कहां से आया गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने का। ये चीजें आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? मेरी बातों को सिर्फ सुनते चले जाना है, ठीक है? अब देखो, पहले अपन ने क्या कहा कि भाई संविधान पावर देगा आपको
टैक्स लगाने का। संविधान में एक आर्टिकल है 265, उसने बोला कि आप टैक्स लगा ही नहीं सकते जब तक कि उस पर लॉ ना बनाओ। तब एक आर्टिकल आया 246, उसने बोला कि लॉ बनाने का पावर हम देंगे। तो आप कैसे दोगे कि हमारे अंदर एक 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है हमने, उसमें मैंने 3 लिस्ट दे रखी है, और जो तीनों लिस्ट है उसमें बहुत सारे मैटर्स लिखे हैं, इसमें बहुत सारे मैटर्स लिखे हैं जिन पे आप लॉ बना सकते हो। संविधान ने कहा इन मैटर्स पे आप लॉ बना सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर में कमरे में रह रहे हो तो आपको कमरे में रहने का भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो इस पे गवर्नमेंट आपका टैक्स बना भी नहीं सकती, इस पे कोई टैक्स लगा भी नहीं सकती। बट इस लिस्ट में जो जो दे रखी है मैटर्स, उन पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप पे टैक्स लगा सकती है और टैक्स का लॉ बना सकती है। तो सबसे पहली बात, यूनियन लिस्ट में है ना, अपन को सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, अपन को सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है। तो यूनियन लिस्ट में एक एंट्रियां दे रखी है, एंट्री नंबर 1 इस मैटर पे आप टैक्स लगा सकते हो, एंट्री नंबर 2 इस मैटर पे आप लॉ बना सकते हो, एंट्री नंबर 3 इस मैटर पे आप लॉ बना सकते हो। तो ऐसा करके आपका जो एंट्री नंबर 86 है, सॉरी 82 है, जो आपका एंट्री नंबर 82 है, उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है। यहां पे लिख दिया, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक लो फॉर 1 सेकेंड है ना, चलिए, मे मेक्स लो ऑन टैक्स ऑन इनकम। यहां पे एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। देखो क्या लिखा है, यूनियन लिस्ट में क्या लिखा है, एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, टैक्स ऑन इनकम लगा सकती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो सर, जो यूनियन लिस्ट में जो लिखे हैं मैटर्स, उन पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? जो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओनली एंड ओनली किसके पास है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ। इन मैटर्स पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जैसा अपना एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, बाकी किसी भी इनकम पे वो क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। क्यों सर? तो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता, खेती की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है, लगा सकते हैं। कौन लगा सकता है सर? ये अपना लिखा है स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। इन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। चलिए सर, स्टेट लिस्ट में तो मैटर होंगे ना, एंट्री होगी, एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो सर इसमें कौन सी वाली एंट्री में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है? तो इसमें आपका एंट्री नंबर रहेगा 46। यहां पे आपका एंट्री नंबर रहेगा 46, और इसमें लिखा है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। इसमें लिखा है स्टेट गवर्नमेंट में मेक्स लॉज ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो क्या सर आपने ये बोला है, हाँ मैंने क्या बोला है, आपने बोला है सर यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बराबर। जो सर स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बराबर। क्या सर कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं क्या उन पर लॉ बनाने का पावर जनता के पास है? क्या आंसर इज नो। अगर जनता को पावर दे दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उन पे लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दे रखा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे ना, जितना अपन ने अभी तक लिखा है ये फटाफट से आप नोट डाउन कर लोगे एक बार। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उसके बाद ये वाला आपको नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, बस ये आप पक्का से लिख लेना कि आपके पास स्केल नहीं होना चाहिए। एक आपका स्केल नहीं होना चाहिए, सेकंड आपका राइटिंग के कोई भी मार्क्स नहीं, ये आप पहले पन्ने पे लिख लेना। क्या है ना, मतलब बच्चे फिर भूल जाते हैं, एग्जाम में स्केल लेके जाते हैं, फिर धीरे धीरे लाइनें खींचते हैं, पेपर छूट जाता है, फिर फेल हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या है, पहले ही ध्यान रखो आपको वहां पे स्केल यूज नहीं करना है। सेकंड, राइटिंग के आपके वहां पे कोई भी मार्क्स नहीं होते, तो बिना, अगर आप राइटिंग थोड़ी आपकी खराब भी है बट सामने वाले को समझ में आ रही है तो आपका काम बन जाएगा। फिर आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ये ऐसा फोटो वगैरह थोड़ा बना देना, और फिर क्या लिखना है आपको कि गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया टैक्स कलेक्ट करने का, ये नंबर आपको याद रखने हैं। ये अगर नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, मोस्टली आपको ये वाला नंबर याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 246 में पावर दिया गया है, जिसमें 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, और यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है। ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखिए फटाफट से लिखिए। रोज अपना क्या होगा ना, 1 से लेकर 1.25 घंटे का लेक्चर रहेगा डायरेक्ट टेक्स्ट का। ओपन क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बट आपको एक चीज मेरे साथ ध्यान रखनी है, जो मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा आपको घर जाके पढ़ना है, रोज जो मैं आपको रोज होमवर्क दूंगा आपको घर जाके करना है। एक एक दो दिन अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लो आप पीछे हो जाओगे। फिर क्या ना, आप एकदम पीछे हो जाओगे, फिर आप कहोगे मेरे को डायरेक्ट टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, वैसा नहीं हो रहा मेरे को, क्योंकि आपको रोज रोज होमवर्क करना पड़ेगा। रोज जो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज सीए का कोर्स है यार, थोड़ा तो आपको है ना, अब ये फाउंडेशन क्लियर करके आए हो या फिर आपने फाउंडेशन क्लियर किया है तो आपको कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना। तो बस आगे की जो जर्नी है उसको भी आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको निकालना रहेगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए। और मैं बताऊँ ना, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो, रेगुलर आप पढ़ते हो, होमवर्क बराबर से करते हो, तो इतना आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा, आप आराम से इस कोर्स को क्लियर कर सकते हो। चलिए 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 फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन थोड़ी आगे की बातें करते हैं ना। अब जिन जिन बच्चों के पास रजिस्टर नहीं है वो रजिस्टर लेके आ जाना, जिनके पास पेन नहीं है तो वो पेन लेके आ जाना। ये सब चीज़ें आप टाइमली कलेक्ट कर लो कि अपन कल से अपन क्या करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे क्लास में। तो आपके पास पेन कॉपी रजिस्टर सब होना चाहिए, ठीक है। तो सर बहुत ही आसान है, अपन को क्या करना है ना कि सर इसकी इनकम कितनी है, इस पर कितना टैक्स आएगा वो निकालना है। कितना मज़ेदार चीज़ है ना कि भाई इसका इतना इनकम है, इतना मेरे को इस पर टैक्स निकालना है, तेरा भाई कितना इनकम है उस पर मैं टैक्स निकालता हूँ। ये चीज़ें अपन को यहाँ पे करनी रहेगी। बस थोड़े से रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वो अपन क्लास में पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पे इस पे स्टार्ट मार्क कर लेना।
यहाँ पे इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये वाला आपको याद होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसको आप समझ लेना, याद कर लेना कि भाई गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से है टैक्स लगाने का। तो आर्टिकल नंबर 246 में 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, उसमें यूनियन लिस्ट है, उसमें एंट्री नंबर 82 है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप इनकम पे टैक्स लगा सकते हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। अब आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कहाँ लगा सकते हैं। तो 7th शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया। चलिए सर, अब मेरे को ये कौन बताएगा कि अपन जो एक्ट पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, वो एक्ट का पूरा नाम क्या है। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है। अपने एक्ट का पूरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 या इनकम टैक्स एक्ट 2025। अपन कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं, 1961 पढ़ने वाले हैं या 2025 पढ़ने वाले हैं। अपन कौन सा वाला एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो अपन पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सर हमारे सुनने में आया है, हम इंटर के बच्चे हैं फिर भी हम बहुत ज़्यादा मार्केट का ध्यान रखते हैं, कि हमने सुनने में आया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो हटने वाला है, वहाँ उसकी जगह 2025 एक्ट आने वाला है। तो सर क्या हम अभी पुराना पढ़ेंगे, जब हमारा इंटर क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमें फाइनल के लिए नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सर हमारे लिए डिफिकल्टीज कितनी बढ़ जाएगी। आंसर इज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। क्यों सर, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, दोनों का कंटेंट एकदम सेम है। दोनों का कंटेंट एकदम सेम है, मोर और लेस थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी कंटेंट एकदम ही सेम है। जो हर साल अमेंडमेंट आते हैं वैसा ही कुछ अमेंडमेंट जैसा उसमें चेंज रहेगा, बाकी पूरा का पूरा कंटेंट सेम है। उसमें सर चेंज क्या है, उसमें चेंज है आपके सेक्शन नंबर। उसके आपके सेक्शन नंबर थोड़े चेंज हो जाएंगे, जो वैसे भी सीए इंटर के लिए सेक्शन नंबर एग्जाम में कोट करना इतना रिलेवेंट नहीं रहता। एग्जाम में सेक्शन नंबर कोट करने के कोई भी मार्क्स नहीं होते। कोई भी बच्चा ना ऐसा नहीं है कि भाई दिन भर बैठा बैठा सेक्शन नंबर याद कर रहा है, इसका सेक्शन नंबर ये है, इसका सेक्शन नंबर ये है, तो वहां पे आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना। आपको ओनली कंटेंट पे फोकस करना है, कंटेंट को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और इन दोनों एक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ। तो अपन पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। सर ये कब लागू हुआ था, ये इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ था। ये आपका एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, सॉरी 2000, मैं 20s पे क्यों जा रहा हूँ अभी ना, 2000 सॉरी 1962 में आपका ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर क्या ये डेट हमको याद रखनी पड़ेगी। आंसर इज नो, आपको एग्जाम के लिए डेट याद रखने का जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में कब आपका एप्लीकेबल हुआ था। सर इसमें कितने सेक्शंस है, तो इसमें आपके 298 सेक्शंस है। ये भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सर इसमें कुछ शेड्यूल्स भी हैं क्या, हाँ इसमें शेड्यूल्स भी हैं। सर कितने शेड्यूल हैं इसमें, 14 शेड्यूल्स हैं आपके, इसमें आपके शेड्यूल्स भी 14 रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, कि अगर आप नोट से भी देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार अपन समरी बुक में चले जाते हैं अपने, और जितना अपन ने पढ़ा है अभी तक, एक बार समरी बुक से अपन क्या करते हैं, इसको रेफर कर लेते हैं। सबसे पहला मीनिंग ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया। टैक्स आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। इस सोसाइटी में अपन को रहना है, इस देश में अपन को रहना है, तो देश की सुख सुविधा के लिए हमको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। इस देश को रन करने के लिए अपन को पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चलाएगी कैसे देश को बिना पैसों के, वो पैसा हमको ही देना पड़ेगा। हम जनता ही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में फंड प्रोवाइड करती है। तो ये अपना सोसाइटी में रहने का एक कॉस्ट है। Taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure of the society like infrastructure, education, health care, defense। इन सबको पैसा चाहिए। अगर मान लो आपको हॉस्पिटल बनाना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए पैसा चाहिए।
डिफेंस में अगर उनको मिलिट्री के लिए कुछ हथियार वगैरह परचेज करने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, उनको उनको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, रोड वगैरह बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट अपन से कलेक्ट करती है। सर गवर्नमेंट दो टाइप के टैक्स अपन पे लेवी करती है, कौन कौन से? एक तो आपका करती है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड अपन से लेवी करती है इनडायरेक्ट टैक्स। एक लेवी करती है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड करती है इनडायरेक्ट टैक्स। सर व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो आपको ये तो पता चल गया कि पावर कहाँ से है गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने का। अब अपन बढ़ते हैं सर, जो पावर दिया है गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने दो टैक्स लगाया, एक तो डायरेक्ट टैक्स लगाया, एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाया। तो सर डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, वो अपन यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे अभी सीखेंगे अपन टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आपका रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का। तो इसमें क्या हुआ ना, ये अपना एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल, अपने एक बैच का बच्चा है जिसका नाम है राहुल। तो राहुल क्या हुआ ना, राहुल सीए बन गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब वो एक कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, वहां उसका पैकेज है 15 लाख पर एनम, मतलब उसको 1.25 लाख रुपए महीना का यहाँ पे सैलरी मिलता है। 15 LPA 15 लाख पर एनम उसको मिलता है। अब उसने क्या करना, पूरे साल में मेहनत करके 15 लाख रुपए कमाए। अब गवर्नमेंट बोलती है जो तूने सैलरी कमाया, जो तूने इनकम कमाया, उस पर हमको टैक्स पे कर, उस पर हमको क्या कर, टैक्स पे कर। तो ये राहुल क्या करेगा ना, अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा। आपको पता होगा आपके फादर वगैरह रिटर्न फाइल करते होंगे इनकम टैक्स का, तो वो अपना रिटर्न फाइल करेगा। उसमें वो क्या करेगा, 15 लाख रुपए पे टैक्स निकालेगा, इस पे टैक्स का कंप्यूटेशन करेगा, इस पे टैक्स निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पे टैक्स आया उसका 1 लाख रुपया, इस पे उसका 1 लाख रुपए का टैक्स आया, ठीक है। अब उसको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसको 1 लाख रुपए क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो राहुल क्या करेगा ना, अपने इनकम टैक्स की साइट पे जाके, जहां से वो रिटर्न फाइल करेगा, वहां पे फटाफट से अपना 1 लाख रुपए का चालान बनाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, पे टू गवर्नमेंट। अब मेरी बात समझना, इनकम किसने कमाया, सर राहुल ने कमाया। सर टैक्स किसने पे किया, सर राहुल ने टैक्स पे किया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, और वही अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। देखो क्या लिखा है, पढ़ना, पर्सन हु आर लाइबल टू पे टैक्स पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। देखो अब ये लाइन क्या होती है, ये अपन जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे ना अभी क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगी। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को, वही बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बात समझना, अब अपन देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, फिर अपन इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई डायरेक्ट में क्या फर्क होता है, इनडायरेक्ट आपका क्या रहता है। तो सेकंड अपन देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बात समझना, अब अपने बैच में एक बंदा और है जिसका नाम है चिंटू। अपने बैच का एक बच्चा और है, इसका नाम है चिंटू। देखो चिंटू, चिंटू ने अभी अभी सीए इंटर का एग्जाम दिया है और चिंटू हो गया सीए इंटर में पास, ठीक है। सीए इंटर में पास हो गया, इसके पापा बहुत खुश थे इससे कि भाई चिंटू तूने बहुत ही अच्छा काम किया, तूने एग्जाम एक बार में निकाल दिया, तो एक काम करना, ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड ले जा और तेरे को जितने का अच्छा लगे उतने का एक महंगा फोन लेके आ जा, जितने रुपए का तेरे को अच्छा लगे उतने रुपए का एक तो महंगा फोन लेके आया। चिंटू क्या किया ना, उस चिंटू ने वो क्रेडिट कार्ड को हाथ में लिया और भागा भागा गया मोबाइल शॉप पे, भागा भागा गया मोबाइल शॉप पे चला गया। वहां पे उसने शॉप ओनर को बोला कि ए शॉप ओनर, एक काम करो ना, मेरे को एक अच्छा सा मोबाइल दिखाओ, एक अच्छा सा मोबाइल दिखाओ। तो शॉप ओनर ने उसको एक 15,000 का मोबाइल दिखाया।
चिंटू ने कहा सीए इंटर पास आउट, सीए फाइनलिस्ट हूं मैं, कम से कम लाख रुपए से नीचे का फोन में यूज नहीं करूंगा। तो दुकानदार ने उसको 1 लाख रुपए का एक मोबाइल दिखाया, वो चिंटू को बहुत पसंद आया। चिंटू को क्या बहुत ज्यादा पसंद आया। चिंटू ने क्या किया ना, उस लाख रुपए के मोबाइल को उससे परचेज कर लिया। चिंटू ने लाख रुपए का मोबाइल उससे परचेज कर लिया। तो दुकानदार को बोला कि एक काम कर, मेरे को बिल दे दे फटाफट से, मैं तेरे को पेमेंट करके घर चला जाता हूँ। तो उसने क्या किया ना, दुकानदार ने ऐसा बिल बनाया। आपने भी कभी बिल देखा होगा, कुछ भी परचेज किया होगा तो आपने बिल देखा होगा। उसमें क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट का नाम, जैसे उसने मोबाइल लिखा, वहां पे उसने लिख दिया 1 लाख रुपए, फिर उसने प्लस किया जीएसटी। उसने, आपने भी बिल कभी देखा होगा, उसमें जीएसटी लगा होता है। उसने 18% उस पर जीएसटी लगा दिया। तो उसने लगाया 18,000 का, उसने जीएसटी लगा दिया। तो टोटल जो बिल का आपका अमाउंट आया वो आया 1,18,000, 1,18,000 रुपए का उसका बिल बन गया। ठीक है, तो चिंटू ने क्या किया ना, 1,18,000 रुपए मोबाइल शॉप ओनर को दिए और मोबाइल लेके घर पे आ गया। ये चिंटू वापस आ गया विथ मोबाइल, ये उसका मोबाइल है और उसके साथ चिंटू अपने घर पे आ गया। ठीक है, अब मोबाइल का शॉप ओनर है, वो क्या करेगा ना, जब उसका ड्यू डेट आएगा अपना जीएसटी रिटर्न भरने का, जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट जब आएगा, तब वो क्या करेगा ना, ड्यू डेट पे अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा। और जो 18,000 रुपए उसने जो चिंटू से टैक्स कलेक्ट किया था, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। दिस 18,000 पेड टू गवर्नमेंट बाय मोबाइल शॉप ओनर। अब मेरी बात समझना, अब देखो चिंटू ने क्या किया, फोन लिया उससे, मोबाइल शॉप ओनर से, मोबाइल शॉप ओनर ने उसको बिल दिया और चिंटू ने पूरा 1,18,000 का पेमेंट मोबाइल शॉप ओनर को कर दिया। अब मोबाइल शॉप ओनर ने जब अपना जीएसटी का रिटर्न भरा है, जब भी उसका ड्यू डेट आया है, तब उसने 18,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, जो उसने चिंटू से कलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे कौन लाइबल था टैक्स पे करने के लिए? सर टैक्स पे करने के लिए चिंटू लाइबल था, क्योंकि चिंटू ने मोबाइल परचेज किया था। बट उसने टैक्स किसको पे किया? सर मोबाइल शॉप ओनर को पे किया, उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। फिर मोबाइल शॉप ओनर ने क्या किया ना, इस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करता है, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। क्योंकि चिंटू लाइबल था, चिंटू को डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना चाहिए था अगर डायरेक्ट टैक्स होता तो, बट उसने मोबाइल शॉप ओनर को दिया, मोबाइल शॉप ओनर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पे अपन ने जो अभी लाइन पढ़ी थी, देखो क्या लिखा था, पर्सन हु पेज द टैक्स, देखो क्या लिखा, पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। देखो यहां पे जो बंदा लाइबल है उसी को टैक्स पे करना है, बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में अपन ने क्या देखा था ना, इस बंदे ने टैक्स पे किया, मोबाइल शॉप ओनर ने, बट इसने खुद की जेब से टैक्स पे नहीं किया, उसने किसी और से रिकवर करके टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। उसने चिंटू से रिकवर किया 18,000 का टैक्स और फिर गवर्नमेंट को पे किया है, इसको बोलते हैं अपना इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका डेफिनेशन पढ़ना, आप क्या लिखा है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और पर्सन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट इज डिफरेंट। देखो क्या लिखा है, पर्सन जो बंदा टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को और जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो दोनों अलग अलग होते हैं, एक बंदा नहीं होता। पर्सन हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट विल रिकवर फ्रॉम समबडी एल्स, वो किसी और से रिकवर करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आया, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं ना, अपन पढ़ते हैं ये बुक से कि गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया टैक्स कलेक्ट करने का। टैक्स कलेक्ट करने का गवर्नमेंट के पास कहां से पावर आया, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपना एक आर्टिकल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 265। इसमें क्या लिखा है ना, इसमें लिखा है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और लेवी नहीं कर सकता जब तक कि उसके लिए लॉ ना बनाओ, जब तक कि उसके लिए लॉ ना बनाओ आप उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, टैक्स लेवी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे एकदम सक्की बक्की रह गई कि भाई हम टैक्स कलेक्ट करेंगे कैसे। तो यहाँ पे अपना एक आर्टिकल नंबर 246 दे रखा है, उसमें एक 7th शेड्यूल है, उसमें एक एंट्री नंबर 82 है, सीधा नहीं है, एक आर्टिकल नंबर 246 है, उसमें 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है ना, इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी इनकम पे टैक्स लगा सकती है। ठीक है, तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अपना आर्टिकल नंबर 246
का 7th शेड्यूल, उसमें स्टेट लिस्ट, उसमें एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है ना, टैक्स लगा सकती है ऑन एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए एक बार से फटाफट से आप इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट से रीड कर लीजिए, फिर अपन 5-10 मिनट का एक टॉपिक और है, वो छोटा सा अपन डिस्कस करके फिर अपनी क्लास को आज को यहीं वाउंड अप करते हैं। पर जो आज अपन ने पढ़ा है, आधा पेज ही पढ़ा है या एक पेज जो भी पढ़ा है, इसको आप समझ के आओगे, पढ़ के आओगे, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने क्यों लगाया, क्या रीजन था, इनकम टैक्स लगाने का रीजन क्या था, और पावर कहां से आया गवर्नमेंट के पास, ये कल आपको पॉइंट याद होने चाहिए, और कल सबके पास अपना रजिस्टर और पेन होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आई होप सबको बुक्स मिल चुकी है, अगर जिसको बुक नहीं मिली है वो उसको मिल जाएगी थोड़े टाइम में। चिट्ठी न कोई संदेश, वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई। चलिए पढ़ लिया सर, पढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड नहीं है हमारी, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट और लीजिए, पढ़ लीजिए इसको आप, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। आज अपन ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अब बस ये इनकम टैक्स का जो ओवरव्यू है उसको अपन थोड़ा सा देखेंगे ब्रीफ में, बाकी की बात अपन कल करने वाले हैं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं। सर अपन ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, इतना अपन को पता चल गया, ये 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था, ये भी अपन को पता चल गया। तो सर इनकम टैक्स अपन एक्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं, मेरे को इसका जवाब चाहिए किसी से। देखो अपने पास दो बातें आती है, अब कोई भी नोट्स में नहीं देखा, समरी बुक में नहीं देखेगा, आपको अपने मन से जवाब देना है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। सर सबसे पहले तो हमको ये बताओ इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक्ट और लॉ का डिफरेंस है, बाकी तो इसमें डिफरेंस क्या है, वो चलो कोई बात नहीं, अपने मन से बताओ कि आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है अपन को या इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। तो अपन को पढ़ना है यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ, अपन को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स लॉ। तो मेरी बात समझना, इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है ना कि सब प्रोविजंस लिखे हैं कि ये चीज ऐसा टैक्सेबल होने वाली है, ये चीज ऐसा टैक्सेबल होने वाली है, अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो आपको ये इतनी छूट मिल जाएगी, इतना डिडक्शन मिल जाएगा आपको। बट लॉ में है ना सब कुछ लिखा है, केस क्लोज भी लिखे हैं, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में कुछ अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोर्ट में गए हैं, तो वो केस क्लोज भी आपके इनकम टैक्स लॉ में कवर है। कुछ गवर्नमेंट ने एडिशनली नोटिफिकेशन वगैरह इशू किए हैं, वो भी आपके इनकम टैक्स लॉ में कवर होते हैं, वो आपके एक्ट में कवर नहीं होते। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो एक्ट है वो एक लॉ का पार्ट है, मतलब अगर लॉ ये है, अगर एक सेकंड, अगर यहाँ पे ये लॉ है तो आपका एक्ट इतना ही है, बाकी चीजें भी और कवर करता है इनकम टैक्स लॉ। देखो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, क्या सर एग्जाम के लिए ये याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स लॉ क्या होता है और इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी आपका इसमें कवर है, एनुअल फाइनेंस एक्ट भी इसमें आपका कवर है, इनकम टैक्स के रूल्स भी आपके कवर है, इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन सर्कुलर आपके इसमें कवर होते हैं, और इनकम टैक्स के कोर्ट के डिसीजंस भी इसमें आपके कवर रहते हैं। सर ये एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स के रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है, ये सब अपन जानने वाले हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको सुनना है, समझना है।
तो अगर बात करें इनकम टैक्स एक्ट का, तो ये 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था, पता है आपको। इसमें 298 सेक्शंस हैं, इसमें 14 शेड्यूल्स हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मेरी बात समझना, इसके आगे की बात अपन अगले क्लास के लेक्चर में करने वाले हैं। बस आपको क्या करना ना, ये ओवरव्यू देख के आना, और जो आगे के पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने यहां तक, ओनली यहां तक देखो, आपको ट्राई करना है चार जो टेक्स्ट तक आपको एक बार सिर्फ पढ़ के आने का ट्राई करना है, कुछ भी समझने का जरूरत नहीं, आपको पढ़ के आना है और समझने का ट्राई करना है कि लिखा क्या है। बाकी अपन कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शन क्या होते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, ये सब अपन कल की क्लास में जानने वाले हैं। और मैं आपको जब लेक्चर के बीच बीच में आपको ये भी बताता चला जाऊंगा कि ये वाला पॉइंट आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ के अभी पढ़ के भी छोड़ दो तो भी चल जाएगा, आपका कोई काम दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये पॉइंट भी हम आपको साथ साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे कि आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे आपको फोकस कम करना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए, ये आपके एग्जाम पर्पज के लिए, ये भी अपन क्लास में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, और आज की क्लास यही अपन खत्म करते हैं। कल की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर। और आज का क्लास थोड़ा मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आज का फर्स्ट डे है, तो अब मैं इतना लोड नहीं दे सकते एक दूसरे पे, अपन मेरे पे भी आप नहीं दे सकते, मैं भी आप पे लोड नहीं दे सकता। बट कल की क्लास से अपना लेक्चर रहेगा 1 घंटे से लेके 1 घंटे 15 मिनट तक अपना लेक्चर रोज का रोज रहने वाला है। चलिए, थैंक यू।